लाल किताब और वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष कुंडली के आधार पर है, हमारी कुंडली उसमें बनाई जाती है, ग्रह देखे जाते हैं, कौन सा ग्रह किस भाव में, सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन लाल किताब की जब बात आती है तो उसमें जन्म कुंडली में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म कुंडली कैसे उसने दिखाएंगे, क्या लाल किताब अब वैदिक ज्योतिष से ऊपर आ चुकी है या वो सच में ही जीवन को बदल सकती है। तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे जीवन को बदलती है? देखिए, वैदिक ज्योतिष वेदों से आई है और अति प्राचीन है, और हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में इनका जिक्र आता है। ज्योतिष है क्या? ये 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन है, और इसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जो है हम देखते हैं जी। तो ज्योतिष में सबसे पहले आता है कुंडली में लगन, राशि और नक्षत्र। तो अब लगन क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ये मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं जी। 360 डिग्री का वृत्त है, समय का चक्र है वो, और वो लगातार घूम रहा है। कहते हैं ना, काल का पहिया भैया जो घूम रहा है वही सब कुछ बताता है। बिल्कुल सर। और उसमें 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव 30 डिग्री का है, और 12 ही राशियां हैं, वो भी 30 डिग्री की हैं, और जो 27 नक्षत्र हैं वो प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 12 को 2.25 से गुना करें, 27 नक्षत्र होते हैं। तो वो जो पहिया घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, 12 राशियां 24 घंटे में घूम जाती हैं। तो जो इंसिडेंस है, या जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो उसका लगन है। अच्छा। वो 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सूर्योदय के समय जो लगन उदित हो रहा होता है, तो वो सूर्य जिस राशि में है वही लगन होता है, और उस क्षण पे चंद्रमा जिस राशि में है वो उसकी राशि कहलाती है। हर कोई कहता मेरी राशि ये है, तो वो क्या है, यानी उस जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था। हर कोई ये बताता है कि मेरा नक्षत्र क्या है, यानी उन 27 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में चंद्रमा उस समय पे था। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सिंह लगन। अच्छा। यानी जब जातक का जन्म हुआ, ईस्ट होराइजन में सिंह राशि उदित हो रही थी। मान लीजिए चंद्रमा उस समय वृश्चिक में था, तो चौथे घर में आ गया, क्योंकि लगन से गिनेंगे तो वृश्चिक चौथा घर है। तो राशि हो गई वृश्चिक, और उसमें जो नक्षत्र है, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में था, तो जातक का नक्षत्र अनुराधा हो गया। ये डिफाइन हो गया। बाकी जो ग्रह जहां जहां हैं, जिस जिस राशियों में बैठा दिए गए, ये बन गई जातक की जन्म कुंडली। और जिस ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा होता है वहीं से महादशा की शुरुआत होती है। जैसे मैंने इस उदाहरण में बताया कि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, यानी जातक जब जन्म हुआ तो शनि की महादशा में उसका जन्म हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लाल किताब पे। कुंडली तो वैदिक के हिसाब से ही बनती है, और जितनी भी अकल्ट साइंसेज हैं वैदिक ही उसका आधार है। अगर जिसे वैदिक नहीं आती है वो बाकी की कोई अकल्ट साइंस या लाल किताब कुछ नहीं कर सकता है। अब लाल किताब में फर्क कहां आता है? कुंडली तो बन गई। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि में बिलीव करता हूं, ना नक्षत्र में करता हूं, ना लगन के राशि में करता हूं। यानी वो बात करती है पक्के घरों की, और पक्के घर काल पुरुष की जन्म कुंडली है।
तो पक्के घर में चाहे आपकी कोई भी राशि उदित हो रही हो, कोई भी लगन हो, मेष से लेके मीन तक, लाल किताब कहती है उसे एक नंबर ही माना जाएगा। पहला घर यानी लगन, और वो पहली ही राशि, पक्का घर। यानी लाल किताब ये कहती है कि कुंडली बनाने के बाद आपने उसे समंदर में डाल दिया, राशियां तो गई डूब पानी में, लेकिन जो ग्रह हैं और घर हैं वो तैरते रह गए। तो अब हमारे पास जो है लाल किताब से ग्रह और घर हैं। ग्रह जहां है वहीं है। अब वो कहती है पहले पक्के घर के, यहां मैंने सिंह लगन का उदाहरण लिया था, सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, लेकिन पक्के घरों में पहले घर का मालिक मंगल होता है और उसका कारक सूर्य होता है, और सूर्य को पहले घर में उच्च का माना जाता है। दूसरा जो घर है वो शुक्र का होता है, उसका कारक गुरु है। तीसरा घर पक्का घर बुध का है। हर कुंडली के लिए यही प्रिंसिपल होगा लाल किताब में, जबकि वैदिक में अलग अलग हो जाएगा। तो तीसरा घर बुध का पक्का घर है, इसका कारक मंगल है। चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर है, कर्क राशि है, और उसका कारक भी चंद्रमा है। जब कारक और स्वामी सेम होता है तो वहां कुंडली सिंक्रोनाइज होकर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पांचवा घर पक्का घर तो वो सूरज का है, लेकिन उसका जो कारक है वो गुरु है। छठा घर अगेन बुध उसका स्वामी है, बुध का पक्का घर है। जब वो कहते हैं इसका बुध का पक्का घर है, मतलब उसका मालिक वो है, लेकिन उसका कारक क्या है? केतु है। सातवां घर पक्का घर शुक्र का है, लेकिन उसके कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं। आठवां पक्का घर मंगल का है, लेकिन उसके कारक जो हैं मंगल और शनि दोनों हैं। नौवां पक्का घर गुरु का है, और इसका जो कारक है वो भी गुरु है। इसीलिए गुरु जो नवम घर में होता है बहुत शुभ प्रभाव देता है, क्यों? उसका ही घर है और वही उसका कारक है। और जिसके नवम में गुरु बैठा हो वो जीवन में बहुत तरक्की करता है, उसको बहुत स्पिरिचुअलिटी भी आती है, धर्म कर्म का भाव है। 10वां जो पक्का घर शनि का है, इसका जो कारक है वो भी शनि है, पक्का घर, कर्म स्थान है 10वां। यानी कहते हैं ना कर्म फल दाता शनि देव जी, कर्म के ही स्वामी हैं। 11वां पक्का घर फिर से वो शनि जी का है, लेकिन उसके कारक गुरु हैं, और वो 11वां घर जो हमारा न्यायालय है, कोर्ट है, तभी कोर्ट में हर कोई गुरु की कसम खा के शनि के सामने शपथ लेता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और 12वां जो घर है वो पक्का घर है गुरु का, लेकिन उसका कारक राहु भी है, गुरु भी है। तो यहां ये फर्क आ गया। क्लियर जी। और उसी तरह से इसके कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। वैदिक ये कहती है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र में शुभ गुरु बैठा है तो कुंडली के जो दूसरे ग्रह उनके दोषों को भी दूर कर देगा। शब्द ये है कि 1000 दोषों को भी दूर कर देगा। लेकिन ऐसा लाल किताब नहीं मानती है। अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में जो कि केंद्र भाव है वहां गुरु बैठा है तो वो जरूरी नहीं है कि अच्छे फल ही देगा, और वो शनि का पक्का घर है। ऐसा जातक यदि धर्म कर्म करने लग गया तो उसको बहुत नुकसान होगा।